हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सास ननद की चालबाजी। सारे पेपर्स देखने के बाद और सब कैलकुलेशन करने के बाद गीतिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक घर में इतने खर्चे कैसे बढ़ गए। वो उन पेपर्स के साथ माथापच्ची कर ही रही थी कि अचानक पास ही बैठा 5 साल का बेटा विवान बोला, मम्मा अपनी कार कब आएगी? कार? अचानक तुम्हें कार क्यों याद आ गई? गीतिका ने लैपटॉप और पेपर्स को एक तरफ रखा और विवान को अपनी गोद में बिठाकर उसे प्यार करने लगी। मम्मा बताओ ना, अपनी कार कब आएगी? विवान ने फिर पूछा। आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मम्मा को और भी दूसरी ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करना है, गीतिका ने विवान के गाल पर प्यार करते हुए कहा। लगता है पापा आपको बताना भूल गए। वो फ़ोन पर दादी से कह रहे थे कि उन्होंने कार बुक कर दी है और अगले महीने कार घर आ जाएगी। विवान खुशी से बोला और गीतिका की तरफ देखने लगा। विवान की बात सुनकर गीतिका को झटका लगा और उसे कमरे में जाने को कहकर पेपर्स फिर से देखने लगी। पेपर्स देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आया। उसने प्रशांत को फ़ोन लगाया तो बिजी बता रहा था। उसने मैसेज छोड़ा, अर्जेंटली कार करो, इट्स अर्जेंट। गीतिका इंतजार कर रही, लेकिन प्रशांत का फ़ोन नहीं आया और उसका फ़ोन भी बिजी आ रहा था। उसके लिए एक एक पल इंतजार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आज प्रशांत घर भी बहुत लेट पहुंचा और आते ही सॉरी बोलने लगा कि ऑफिस में काम बहुत था, इसलिए वो लेट हो गया। उसका झूठ सुनकर गीतिका दंग रह गई। वो विवान के सामने प्रशांत से कुछ नहीं कहती है और खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। खाना खाते समय विवान प्रशांत को अपने स्कूल के बारे में बताता है। वहीं गीतिका खामोशी से खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद गीतिका विवान को सुलाकर प्रशांत को पेपर्स दिखलाती है। पेपर्स देखकर प्रशांत अनजान बनते हुए कहता है, गाना गाने लगता है। हाले दिल तमाम लिखा, खत तेरे नाम लिखा। प्रशांत, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। ये पेपर्स देखो और बताओ कि इतना बड़ा अमाउंट तुमने कहाँ इन्वेस्ट किया। और हाँ प्लीज़, मुझे सिर्फ सच सुनना है। गीतिका की आवाज़ में रोज़ साफ झलक रहा था। दरअसल बात ऐसी है कि मम्मी का फ़ोन आया था। बिन्नी के ससुराल वालों को कार की ज़रूरत थी, तो मैंने बुक कर दिया, प्रशांत ने झिझकते हुए कहा। प्रशांत की बात सुनते ही गीतिका सिर पकड़कर बैठ गई। हाय रब्बा, आप लोग फिर एक बार बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिन्नी के ससुराल वालों की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आप लोग मना करने के बजाय उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। आप और मैं दिन रात मेहनत करके पाई पाई जोड़ रहे, जैसे ही थोड़े से ज़्यादा होता है, यह आपकी बिन्नी के ससुराल वाले तुरंत किसी बड़ी चीज़ की डिमांड रख देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन लोगों को कैसे पता चलता है कि हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है। गीतिका की आंखें सोचने की मुद्रा में सिकुड़ गईं। गीतिका की बात सुन आज प्रशांत भी सोच में पड़ गया कि बिन्नी को कैसे पता कि मेरे पास बैंक बैलेंस अच्छा हो गया है। मम्मी मम्मी मुझसे हमेशा किसी न किसी बहाने ये पता कर लेती हैं कि मेरी और तुम्हारी सेविंग्स कितनी हो रही है और फिर वो बिन्नी को बता देती होंगी। लेकिन बिन्नी ये बात अपने ससुराल वालों से क्यों कहेगी? प्रशांत सब कड़ियों को जोड़ने लगा, लेकिन और उलझ गया। सॉरी गीतिका, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन मम्मी का बार बार फ़ोन आ रहा था कि बिन्नी को अगर कार नहीं दी तो उसकी सास बहुत परेशान करेगी, इसलिए तुरंत बुकिंग अमाउंट जमा करना था और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो इसलिए तुम्हारे पास से पेमेंट कर दिया। प्रशांत बहुत ही गलानी महसूस कर रहा था, लेकिन गीतिका उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। दूसरे दिन गीतिका सभी काम निपटाकर स्कूटी से विवान को स्कूल छोड़कर बिन्नी के ससुराल उससे मिलने चली गई। अचानक गीतिका को यूं अकेले आया देख बिन्नी थोड़ी परेशान हो गई। बिन्नी से मिलने के बाद वो उसकी सास प्रमीला जी से मिलने उनके कमरे में गई। गीतिका को देख प्रमीला जी बहुत खुश हो गईं। उसे आशीर्वाद देते हुए बोलीं,
बिन्नी बहुत किस्मत वाली है जो उसे तुम्हारी जैसी भाभी मिली, वरना आज के ज़माने में कौन भाई अपनी बहन की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। मैं देखती हूँ कि इधर बिन्नी ने फ़ोन किया और तुरंत वो सामान आ जाता है, और एक हमारी बड़ी बहू है, उसे हमेशा अपनी कमाई से अपनी सुख सुविधा खरीदनी पड़ती है। हमने कई बार बिन्नी को समझाया कि अब तुम्हारे भैया भाभी का बेटा है, उनकी अपनी गृहस्थी बढ़ाने दो। तब बिन्नी यही कहती कि भैया भाभी के लिए उसकी खुशियाँ पहले हैं। वैसे तुम लोग अपनी खुशी से बिन्नी को यह सब महंगे महंगे सामान देकर आदत खराब कर रहे हो। बेटा, अब तुम अपने बेटे विवान पर ध्यान दो और बिन्नी को इतने महंगे तोहफे देना बंद करो। प्रमिला जी से बात करने पर गीतिका हैरान थी। उनकी बातों से लगा कि वो बहुत सुलझी हुई महिला हैं जो अपनी बहुओं को मान सम्मान से रखती हैं। ऐसे में वो उन महंगे सामान की डिमांड करें, ये नहीं हो सकता। बात कुछ और ही है, और असलियत क्या है यह विनी ही बताएगी। गीतिका ने विनी को डराया कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो अभी उसकी करतूतों को उसके ससुराल वालों के सामने ला देगी। तब विनी ने बताया कि उसके जेठ जेठानी की कमाई अच्छी है, जिसकी वजह से वो लोग अपने लिए सभी सुख अच्छी सुविधाओं का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन उसके पति की सैलरी उतनी नहीं है, इसलिए घर वालों पर अपना रौब दिखाने के लिए उसने झूठ कहा कि उसकी सास को यह सब सामान चाहिए। उसने मम्मी को यह सब बताया तो उन्होंने ही ये आइडिया दिया था कि तू भाई से दहेज के नाम पर मांग ले। मम्मी भाई से उनकी सेविंग्स के बारे में पता कर लेती, फिर मैं उसी के बजट के अनुसार डिमांड भाई के सामने रखती हूँ, और यहाँ ससुराल में सबसे कह देती हूँ कि भैया ने अपनी खुशी से ज़बरदस्ती मुझे सामान भेज दिया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इतनी सीधी और सुलझी सास को तुमने दहेज की लालची औरत बना दिया। दूसरों के सुख को देखकर जलने से अच्छा है कि खुद के लिए खुशियाँ स्वयं तलाश करो, ना कि उसका बोझ अपनों पर ही डालो। आज अगर तुम्हारा ये गंदा और घिनौना चेहरा तुम्हारे भैया और ससुराल वाले देख लें तो तुम एक साथ अपना मायका और ससुराल दोनों से अपमानित होगी। हमें जिंदगी से जितना मिले उसी में खुश रहना सीखो। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। अगर इस सिद्धांत पर चलोगी तो बहुत खुश रहोगी। आज की ये सब बातें मैं तुम्हारे ससुराल में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मम्मी जी और प्रशांत से मुझे बात करनी ही होगी। उम्मीद है कि आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी कि मुझे तुम्हारे ससुराल वालों को सब सच बताना पड़े। बिन्नी को चेतावनी देकर गीतिका घर चली गई। उसने प्रशांत को सब सच बता दिया, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गांव में रह रही अपनी मम्मी को फ़ोन किया और सब सच बता दिया। सच जानने के बाद प्रशांत ने गीतिका से माफ़ी मांगी और आगे से उससे किसी भी बात को ना छुपाने का वादा किया, और बिन्नी को भी बहुत फटकारा। प्रशांत ने गीतिका से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि उसने कार बुक की है। तब गीतिका विवान को देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो।